केस स्टडी नंबर 7, ये स्टेटमेंट मैच कर लेना, डॉक्टर मृदुला मौर्य। ओके, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, whether FDDR is legally authorized to make change in the building layout and specification। हमने रेरा के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर आपको बिल्डिंग लेआउट में अगर कुछ चेंज करना हो तो 2/3 कंसेंट चाहिए होती है LOTs की। चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर कितने परसेंट लिया इसने। 78 डिवाइड बाई 150, 52% लिया इसने। 2/3 नहीं ली ना, 78 या 150, 2/3 नहीं हुई तो लीगली क्या देख लेंगे, नॉट वैलिड होगा ये। कारण क्या होगा, 2/3 वाला आंसर हमारा डी मैच हो रहा है। नो FDDR इज नॉट लीगली ऑथराइज्ड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस बिकॉज इट हैज ऑब्टेन्ड रिटन कंसेंट फ्रॉम लेस देन 2/3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट कॉम्बिनेशन ऑफ SHL और VBL शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा हुआ है जब भी हमारा एग्रीमेंट होता है उसके 210 दिन के अंदर 210 दिन अगर कोई भी अपने पास वो नहीं आता ना, वहाँ से कोई भी अगर बात नहीं आती, जैसे कि मतलब कमिश्नर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, तो हम 210 दिन के अंदर डीम्ड अप्रूवल मान लेते हैं। और अगर बीच में कोई मॉडिफिकेशन का टाइम डाल दिया होगा, किसी ने कोई अपील कर दी हो, मॉडिफिकेशन करवाना हो, उसके लिए अपने सजेशन दे दियो किसी को, ठीक है, तो वो टाइम वहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है। तो चेक करते हैं आप इसके अंदर, द प्रपोज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल अंडर सेक्शन 5, 10 मार्च 2020 को अपने CCI की अप्रूवल के लिए नोटिस डाला था, और 12 मार्च से लेकर 25 मार्च का हमारा मॉडिफिकेशन का टाइम है। तो यहाँ से इसको इस टाइम को एक्सक्लूड कर देना, और काउंटिंग करोगे 210 दिन की, तो हमारी जो डेट बनेगी वो बनेगी 18 अक्टूबर। तो चेक करते हैं 18 अक्टूबर डेट आ रही है उसके अंदर या नहीं आ रही। 18 अक्टूबर आंसर अपना आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, वेदर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी ग्रांटेड अगेन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे गलती कर दिया, अगेन वर्ड से अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या कहता है, एक्सटेंशन ना वन टाइम अलाउड होती है, और वो क्या कहता है एक बार एक्सटेंशन ले चुका है वो दोबारा लेना चाहता है, दोबारा अलाउड नहीं होती आपको। वेदर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी ग्रांटेड अगेन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगेन अलाउड नहीं होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नो। Which of the following scope of the action can be undertaken by the initiating officer against FDDR। बेनामी आपके हिसाब से अपने से पूछ रहे हैं, तो उसकी इनिशिएटिंग ऑफिसर की पावर पूछ रहा है क्या क्या होती है। इंपाउंड कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है अप्रूविंग अथॉरिटी से पूछ के। बाकी का काम हायर अथॉरिटी करती है। इनिशिएटिंग ऑफिसर सिर्फ यही काम कर सकता है, इंपाउंड, इन्वेस्टिगेशन और प्रोविजनल अटैचमेंट। फाइनल अटैचमेंट और कन्फिस्केशन की पावर इसके पास नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। कहाँ पे आ रहा है ये, ए में आ रहा है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्टिंग बाय NPL फ्रॉम द बेस सप्लाई अंडर द डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट से आपने क्वेश्चन पूछा हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सच डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रेड क्रेडिट बिकॉज इट्स लेस देन टर्म्स 5 ईयर, ये बात सही है। दूसरा कहता है 3.5 साल, ये बात सही नहीं है, नॉर्मल बोरिंग वाली। ऑथराइज्ड डीलर में गिव ए गारंटी दे सकते हैं डेफर्ड पेमेंट के अंदर। और फोर्थ पॉइंट है गारंटी नहीं दे सकता। तो पहला और थर्ड पॉइंट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, सीधा जाए आप डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट का टॉपिक खोलें, वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा। पहला और तीसरा हमारे सी में किस में आ रहा है, ए में आ रहा है आंसर मैच अपना। अगला आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट मेड बाय RNPLL। इंपोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया अपने से, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट। 6 महीने का ये पीरियड होता है, इसके अंदर 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा अपने को छापना है बस। कैन ऑथराइज डीलर ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड, इसके अंदर एक्सटेंशन भी हो सकती है, 3 साल की हो सकती है। 6 महीने का आपको टाइम मिलता है, 6 महीने के बाद दोबारा से 6 महीने, फिर दोबारा 6 महीने, मैक्सिमम 3 साल तक जा सकते हो आप। इफ यस स्पेसिफाई द डेट टिल द एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड बाय द ऑथराइज डीलर, इफ नो हु कैन ग्रांट सो। तो इसका आंसर बढ़ते हैं और अपन यहाँ पे दे दिया 6 मंथ के अंदर कर सकता सारा कुछ। और टाइम लिमिट सेटलमेंट इंपोर्ट ऑफ नॉर्मल इंपोर्ट 6 मंथ एज पर द क्लोज। अब सेकंड क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। एडी कैटेगरी 1 बैंक कैन कंसीडर ग्रांट एक्सटेंशन टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट इंपोर्ट 6 मंथ की, और मैक्सिमम पीरियड कहाँ तक जा सकता है, 3 साल तक जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस वैल्यू फॉर डिलेड ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट्स, क्वालिटी वगैरह। और कहता है क्वालिटी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल डिफिकल्टी या केसेस वेयर इंपोर्टर हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट द सेलर इन केस वेयर सेक्टर स्पेसिफाइड गाइडलाइंस हैज बीन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सेम विल बी एप्लीकेबल। While granting extension of time, AD category must, अब यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है, the important transaction covered by the invoice are not under investigation by directorate in force, or while considering extension beyond 1 year from the date of remittance, total outstanding of the importer does not exceed $1 million। अब जब ये एक्सटेंशन दे रहे होते हैं ना आप, तब आपको देखना चाहिए कि अगर आपका $1 मिलियन जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए $1 मिलियन से, या 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लोअर, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको टाइम 1 ईयर मिलेगा। वेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम हैज बीन ग्रांटेड बाय एडी कैटेगरी 1 बैंक अप टू एक्सटेंशन हैज बीन ग्रांटेड मे बी इंडिकेटेड इन द रिमार्क्स कॉलम। अब इस क्वेश्चन में ना हमारी जो डेट दी हुई है वो दी हुई थी 10 अप्रैल 2020, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ना हमारा वो है 2.4 मिलियन। हमारे क्वेश्चन में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 2.4 मिलियन है, तो 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, 1 ही साल का टाइम मिलेगा, 1 साल का टाइम सिर्फ। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में।
ये रहा USD 2.4 मिलियन आउटस्टैंडिंग ड्यूज है जो हमारा, वो 2.4 मिलियन है। और अभी आपने आंसर बढ़ाई, अगर ऐसी बात होती है तो आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। और अपनी जो डेट थी ना वो क्या थी, 10 अप्रैल 2020 थी, तो वहाँ से 1 साल का पीरियड हो जाएगा 9 अप्रैल 2021। हाउएवर विद रेफरेंस टू कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्दर एक्सटेंशन देना चाहे तो ग्रांट हो सकती है, लेकिन 1 ही साल मिलेगी आपको। तो ठीक है, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होगी इस केस में जो होगी वो कितनी होगी, 1 साल होगी। दोबारा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगेंस्ट इंपोर्ट्स आर नियरली 2.4 मिलियन, हैज द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक कैन ग्रांट एन एक्सटेंशन अप टू ए मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। बस 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। हाउएवर विद रेफरेंस टू कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्दर एक्सटेंशन ग्रांटेड हो सकती है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा था उसने। Whether the initiating officer is authorized to conduct an investigation in his own against FDDR, does he require any approval for the same? अब इस क्वेश्चन में क्या है पूछा, क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो PML इसके अंदर क्या होता है ना, बेनामी एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है साफ साफ कि अगर आपने नोटिस भेज दिया, शोकॉस नोटिस, तो आप ना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और अगर इन्वेस्टिगेशन पहले कर ली तो आप उसको शोकॉस नोटिस नहीं भेज सकते। और जब आपने शोकॉस नोटिस उसको भेज दिया कि तेरी प्रॉपर्टी मैं क्यों ना ट्रीट करूँ, बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा था, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, आपने नोटिस भेज दिया, चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग सर्व से शो कुछ नोटिस। अब उसको शो कुछ नोटिस ही दे दिया, व्हाई द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज बेनामी प्रॉपर्टी। तो अब तू ना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। हालांकि इनिशिएटिंग ऑफिसर को लग रहा है ही मस्ट कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू फैच सम कंक्लूसिव पीस ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट। भाई तूने नोटिस भेज दिया ना, शो कुछ नोटिस भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता, साफ साफ लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। चलो एक्ट के अंदर चलते हैं, सेक्शन नंबर 23 होता है इसका, उसके अंदर बस आपको छापना है बस। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In the present case, show cause notice that why the property should not be treated as a benign property already served, तो investigation cannot be conducted at all even with the prior approval। चाहे आप प्रायर अप्रूवल भी क्यों ना ले लो तो भी आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का अगर आप उल्टा करें, अगर इन्वेस्टिगेशन पहले कर दी बाद में शो कॉज नोटिस देना चाहे तो दे सकता है, नहीं दे सकता। तो यही सेक्शन 23 के बारे में पहले ऊपर लिख दिया, लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इट इज रियली अप्रिशिएबल दैट द बैंकर शो सिंपैथी Nishank, but whether the banker is legally correct to provide any service to Nishank। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इट इज रियली अप्रिशिएबल दैट द बैंकर शोड सिंपैथी विद द निशांक, बट वेदर द बैंकर इज लीगली करेक्ट फॉर डिनाइंग टू प्रोवाइड एनी सर्विस टू मिस्टर निशांक इन एब्सेंस ऑफ फर्निशिंग आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो PMLA में सेक्शन 11 होता है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब ऐसे आपको आधार कार्ड देना होता है प्रूफ के लिए। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो प्रूफ के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आधार कार्ड ही दिखाना है। सेक्शन 11 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। चलो बढ़ते हैं आप इसका आंसर। PMLA एक्ट के अंदर बता दिया आइडेंटिफाई क्लाइंट्स के लिए, पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूज ऑफ मोड्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन शैल बी वॉलंटरी चॉइस ऑफ एवरी क्लाइंट। ये तो क्लाइंट की चॉइस है, वो क्या दिखाना चाहे वही दिखा सकते हैं, बैंक उसको मना नहीं कर सकता। बैंकर इज लीगली इनकरेक्ट फॉर डिनाइंग टू प्रोवाइड एनी सर्विस टू निशांक इन एब्सेंस ऑफ फर्निशिंग आधार कार्ड। अब उसने आधार कार्ड नहीं दिखाया होगा प्रूफ के लिए, तो बैंक कहता है मैं तो मना कर रहा था उसको सर्विस देने से, तो मना नहीं कर सकता बैंक उसको।